नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अकबर के काल में हुआ प्रमुख विद्रोह और उसमें हम बात करेंगे शहजादे सलीम का विद्रोह। तो बात करते हैं अकबर के काल में जो शहजादे सलीम ने विद्रोह किया उसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अपन कि अकबर के काल में शहजादा सलीम, सलीम से तात्पर्य है जहांगीर से, उसने विद्रोह क्यों किया, कब किया, ठीक है, और किस प्रकार से उस विद्रोह का फिर खात्मा हुआ दोस्तों। तो ये विद्रोह कब से लेकर कब तक चला उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये विद्रोह शुरू हो गया था, शुरुआत की थी इसकी 1598 में और ये चला 1602 तक दोस्तों, ठीक है। कब हुई? 1598 में ये विद्रोह हो गया था और इसका समापन कब हुआ? 1602 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह में शुरुआत में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, स्वयं सलीम ने जब ये विद्रोह किया, सलीम ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया दोस्तों। इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया है, ठीक है। और उसके बाद में बादशाह घोषित किया और उसके बाद में स्वयं को बादशाह घोषित करने के बाद में कहां चला गया सलीम। मैं इसको आपको अच्छे से शुरू से समझाता हूं। हुआ क्या, सलीम के विद्रोह के कई कारण बताए जाते हैं दोस्तों। एक कारण तो कुछ लोग कहते हैं कि अनारकली से प्रेम था और अकबर नहीं चाहता था कि एक शहजादा एक नाचने वाली से मोहब्बत करे और उससे निकाह करे, और कहते हैं कि अनारकली को सलीम से दूर कर दिया गया। तो इस बात से भी सलीम काफी खफा था। सलीम को अकबर ने कहां भेजा था? सलीम को अकबर ने मेवाड़ अभियान पर भेजा था दोस्तों, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था 1598-99 में। लेकिन सलीम मेवाड़ जाने के स्थान पर दोस्तों सलीम इलाहाबाद और वहां जाकर इसने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इलाहाबाद में ही इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। अकबर ने इसके पास संदेशा भिजवाया कि सलीम, अगर अपनी खुशामती चाहते हो, यानी कि कुशलता चाहते हो, तो विद्रोह छोड़ दो और वापस मान जाओ, ठीक है। कहते हैं कि इस बात पर सलीम सोचने विचारने के बाद में मान गया कि मैं विद्रोह छोड़ता हूं, लेकिन पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया 1602 में। सलीम ने झुंझार सिंह, सलीम ने आपके कहां पर, कौन सा स्थान था? ओरछा का शासक था दोस्तों। सलीम ने ओरछा के वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी दोस्तों। देखिए, जब अबुल फजल को इसके विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया तो सलीम ने उसके सामने हथियार डाल दिया और कहा कि अबुल फजल से कहा कि आपके बच्चे से कोई गुस्ताखी हो सकती तो क्या उसे मुआफ नहीं करेंगे? अब भाई हिंदुस्तान के बादशाह का बेटा है, माफी तो देनी ही पड़ेगी। तो अबुल फजल रिलैक्स हो गया और अबुल फजल की हत्या करवा दी। किसने? सलीम ने धोखे से वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। वीर सिंह बुंदेला शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, मस्तानी बाई को जानते होंगे, बाजीराव मस्तानी मूवी में आई थी, ये उसी के दादाजी थे वीर सिंह बुंदेला। तो उसके द्वारा हत्या करवा दी गई। किसकी हत्या करवा दी गई? अबुल फजल की हत्या करवा दी गई दोस्तों, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसकी हत्या का समाचार मिलने के बाद अकबर स्वयं बड़े खफा हुए और बहुत बड़ी सेना लेकर स्वयं जहांगीर के विद्रोह का दमन करने के लिए आए और उन्होंने कह दिया वो फेमस डायलॉग जो आपने सुना है, सलीम तुम्हारी इतनी जरूरत। और उसके बाद
सलीम ने विद्रोह के सुर त्याग दिए दोस्तों और अपने पिता से, अपने वालिद से क्षमा याचना की और अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और इस प्रकार से सलीम के विद्रोह का अंत हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये अकबर के काल में शहजादे सलीम का विद्रोह था जिसको आपने देखा। ठीक है, और असल में 1602 में इस विद्रोह का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखो 1602 में इसने अबुल फजल की हत्या की और इसी साल 1602 में अकबर की माता या यूं कहें सलीम की दादी हामिदा बानो बेगम की मृत्यु हुई। हामिदा बानो बेगम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और उस मृत्यु पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सलीम आया और उसने पिताजी से क्षमा मांग ली और उसे माफ कर दिया गया। उसके बाद उसने दोबारा कोई विद्रोह नहीं किया। उसके बाद मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूं अब अकबर के 9 रत्नों की दोस्तों। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं बात करते हैं अपन। तो अकबर के 9 रत्नों में हम बात करें 1 बाय 1 एक एक करके, तो सबसे बात कर लेते हैं पहले राजा बीरबल की। बीरबल के बारे में कहते हैं कि ये अकबर के खास मित्रों में से एक थे और इनका जो मूल नाम था वो था महेश दास। अकबर ने इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि का यानी कि बुद्धिमान होने के कारण उपाधि दी थी बीरबल। बीर का मतलब होता है बुद्धि और बल का मतलब ताकत, अर्थात जिसकी बुद्धि में है बल वो कहलाता है बीरबल दोस्तों। ठीक है, तो 9 रत्नों में सबसे पहले हमने बात कर ली है बीरबल की। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तानसेन की। तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे दोस्तों और इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे था। तानसेन को तानसेन की जो दी गई थी वो अकबर द्वारा दी गई थी दोस्तों। तान का मतलब होता है संगीत, सेन का मतलब होता है उस्ताद या सम्राट। कहते हैं कि जब ये मेघराग गाते थे तो बारिश हो जाती थी दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके कौन? तानसेन। तानसेन के बाद में अगर हम बात करें अगले की तो कर सकते हैं अपन बात आमेर के राजा मानसिंह। मानसिंह का नाम मानसिंह ही था हम जानते हैं और मानसिंह 7 हजारी मनसब थे। इतना बड़ा मनसब या ये पद अकबर ही नहीं किसी भी मुगल बादशाह के काल में मानसिंह को छोड़कर अन्य किसी राजपूत शासक को नहीं दिया गया दोस्तों। तो प्रमुख सेनापति थे मानसिंह जी। अगर हम योग्यताओं की बात करते हैं तो बीरबल बुद्धिमान थे, ये संगीतज्ञ थे, आप सेनापति थे। फिर अबुल फजल कवि भी हैं और सैनिक भी हैं दोस्तों। ये मूलतः नागौर के रहने वाले थे, हालांकि इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अबुल फजल की जो प्रमुख कृति है उसका नाम मैं आपको यहीं पर लिखा देता हूं दोस्तों, अकबरनामा। इसी अकबरनामा का एक भाग है जिसे आप आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में से ये 4 अपन ने देखे, बाकी भी देखते हैं। ठीक है, एक है फैजी जो अकबर आपके ये अबुल फजल का ही बड़ा भाई है दोस्तों। ठीक है, ये अबुल फजल का बड़ा भाई है दोस्तों और इसे अकबर ने राजकवि की पदवी दी थी, पदवी प्रदान की। साथ ही साथ अकबर ने इसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है, और इसी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया रज़्मनामा के नाम से। तो इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रखा रज़्मनामा। तो ये मुख्य बातें थी किसकी? फैजी से रिलेटेड दोस्तों। उसके बाद में
अपन बात कर रहे हैं अब्दुल रहीम खानी खाना। ये बैरम खान के पुत्र थे और हिंदी के महान कवि हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये वही रहीमदास जी हैं दोस्तों, और ये रहीम जो हैं जहांगीर के गुरु भी थे दोस्तों। तो कितने हो गए? 6 हो गए हैं। आगे देखते हैं। मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा वाकपटु थे दोस्तों, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 8वें नंबर पर अब कौन बच गए? ठीक है, राजा टोडरमल। हम यूं कह सकते हैं कि ये वित्त विशेषज्ञ थे। ये आपके शीरशाह के दरबार में भी थे दोस्तों, और 90 नंबर पर विद्वानों में मतभेद है, पर अधिकतर लोग बताते हैं हकीम हुमाम। हकीम हुमाम या हमीम हमाम भी इनका नाम बताते हैं, और ये एक रसोइये थे दोस्तों। इसके अलावा कई विद्वान अजीज कोका को भी बताते हैं, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राजा भगवंत दास भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जबकि ये हकीम हुकाम थे। तो ये इस प्रकार से हमने अकबर के 9 रत्नों की चर्चा दोस्तों कर ली है। उसके बाद में अब हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं अकबर की मृत्यु की, कब हुई, कैसे हुई। तो अकबर की मृत्यु हुई है दोस्तों 25 अक्टूबर 1605। कहते हैं कि 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार हो गए थे, और 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, क्या हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पेचिश रोग से अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर की राजधानियों की अगर बात करें अपन, तो अकबर ने कौन कौन सी राजधानियां बनाई, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखो, प्रारंभ में राजधानी जो बनी वो दिल्ली या आगरा बताई जाती है, तो अधिकतर विद्वान मानते हैं आगरा। ठीक है, आगरा रही शुरू से लेकर, और उसके बाद 1571 में इसने अपनी राजधानी बना ली। किसको बना दी? फतेहपुर सीकरी को। उसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी बनाई 1585 के आसपास लाहौर को, और फिर 1598 में वापस राजधानी बनाई आगरा। तो अकबर के अंतिम समय में उसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अकबर के समय के प्रमुख भवन निर्माण की, कि कौन कौन से भवन हैं जो अकबर ने बनवाए थे। उससे पहले मैं अकबर के मकबरे की बात कर लेता हूं दोस्तों। हालांकि अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनाया, उसके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था, पर कहां पर है साथ के साथ बात कर लें अपन। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है दोस्तों। सिकंदरा आगरा में है। ये बगीचे में बना हुआ एक विशाल मकबरा है, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मुगल बादशाहों द्वारा बनाया गया एकमात्र मकबरा है दोस्तों जो गुंबद विहीन है, यानी जिसकी छत सपाट है, उसके ऊपर कोई डोम नहीं है, और 4 मीनारें चारों दिशा में भव्य और सुंदर नजर आ रही है दोस्तों। तो ये अकबर का मकबरा है। अब अकबर द्वारा निर्मित या अकबर के काल में निर्मित प्रमुख इमारतें, तो बात कर लेते हैं अकबर ने कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनवाई थी। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान पर जो अकबर के काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो फतेहपुर सीकरी की इमारतें। तो कौन सी इमारतें? फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनाई, बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? आगरा।
उत्तर प्रदेश में। तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों में देखिए दोस्तों कौन कौन सी हैं, जो मैन है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जोधाबाई का महल, मरियम महल, स्वयं अकबर का महल और जहांगीरी महल भी मुख्य हैं। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रसिद्ध इमारत बताई जाती है जोधाबाई का महल। उसके अलावा बात करते हैं तुर्की सुल्ताना का महल। किसका महल? तुर्की सुल्ताना का महल। ठीक है। पर्सी ब्राउन ने इस तुर्की सुल्ताना के महल की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस महल के बारे में पर्सी ब्राउन नामक एक इतिहासकार हुए हैं, पर्सी ब्राउन। उन्होंने लिखा है मुगल स्थापत्य कला का रत्न है ये। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मुगल स्थापत्य कला का रत्न किसे कहते हैं? हालांकि इसका उत्तर ताजमहल जाना चाहिए दोस्तों, लेकिन पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को क्या कह दिया है? मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। और कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में? तो पंचमहल, 5 मंजिला महल है दोस्तों, जिसकी पिरामिड नुमा है, जिसकी नीचे की जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है और ऊपर की मंजिल 5वीं जो छोटी है। मैं आपको अंदाजा लगा देता हूं। इसकी जो प्रथम मंजिल है उस पर दोस्तों 48 स्तंभ हैं, जबकि 5वीं मंजिल पर दोस्तों क्या है? मात्र 4 स्तंभ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिरामिड नुमा है, नीचे की मंजिल चौड़ी है, फिर सकड़ी सकड़ी और इस प्रकार से है, पिरामिड नुमा है। पंचमहल ये भी अकबर ने ही बनाया है दोस्तों। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के महलों पर बीरबल का महल, कौन सा महल बात कर चुके हैं अपन? बीरबल का महल बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा जामा मस्जिद, तो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो किसने बनवाई है? अकबर ने बनाई है दोस्तों। ठीक है। तो कहते हैं कि स्थापत्य की दृष्टि से अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतों में ये सर्वश्रेष्ठ है। इसे फतेहपुर सीकरी का कहा जाता है दोस्तों। तो फतेहपुर सीकरी का गौरव किसको कहते हैं? जामा मस्जिद को कहा जाता है दोस्तों। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है। और फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रुमानी कथा कहा है। तो पत्थर में रुमानी कथा किस इमारत को कहा गया है? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को कहा गया है। और कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फर्ग्यूसन है। और मैं आपको बता दूं, इसी जामा मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा, क्या इसी जामा मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा बुलंद दरवाजा कहलाता है दोस्तों, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो अगली प्रमुख इमारत है, सीधी सीधी मैं बात कर लेता हूं, फतेहपुर जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है दोस्तों। ठीक है। तो इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का मुख्य या दक्षिणी दरवाजा है। ये आज भी विश्व का
सबसे बड़ा दरवाजा है। पूरी दुनिया में अब भी कोई इतना बड़ा दरवाजा नहीं जो इसके बराबर हो दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा दरवाजा है। फिर अपन बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई धरातल से 176 फीट ऊंचा है। ये क्या, धरातल से 176 फीट ऊंचा है आपका क्या, बुलंद दरवाजा। चलिए इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में, तो हम बात कर सकते हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इस्लाम खां का मकबरा, ठीक है। तो इस्लाम खां का मकबरा भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। जो जितनी भी बातें की अपन ने ये सब फतेहपुर सीकरी की है दोस्तों। तो विसेंट स्मिथ की बात कर लें अपन थोड़ी सी, तो विसेंट स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में कहा है दोस्तों, क्या कहा कि पत्थर में ढाला गया रोमांस है, ठीक है। तो स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है। क्या कहा है, पत्थर में ढाला गया रोमांस। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी में उस महान व्यक्ति की छाप दिखाई देती है। महान व्यक्ति का मतलब यहाँ अकबर से है दोस्तों। तो ये प्रमुख इमारतों की बात की हमने, जो कहाँ पर बनी हुई हैं दोस्तों, ये बनी हुई है फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी का किला है, वहाँ का दीवाने आम है, दीवाने खास है आदि। तो अन्य इमारतों की बात करते हैं, अकबर के काल की इमारतों में हम बात करते हैं आगरे का लाल किला। अगर क्वेश्चन आता है लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां, क्योंकि फेमस लाल किला जो है वो दिल्ली में है दोस्तों, लेकिन आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, या आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर का नाम इसमें आता है दोस्तों, ठीक है। तो आगरे का किला, तो आगरे के किले में अकबर ने लगभग 500 इमारतें बनाई थी दोस्तों, लेकिन वो अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पर इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है जहांगीरी महल और स्वयं अकबर का महल। तो ये इसकी प्रमुख इमारतें हैं जो कि इसके अंदर है दोस्तों। इसके अलावा इस किले के मुख्यतः 2 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम है दिल्ली दरवाजा और दूसरे का नाम है अमर सिंह दरवाजा। ये नागौर के अमर सिंह राठौड़ के नाम से, और इस दरवाजे का नाम कालांतर में शाहजहां के बाद में क्या पड़ गया था, अमर सिंह दरवाजा पड़ गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम पर बात कर सकते हैं कि इसकी डिजाइन जो है वो कासिम खान ने तैयार की थी दोस्तों। इस किले की डिजाइन कासिम खान द्वारा तैयार की गई। तो इस किले का डिजाइनर कौन था, कासिम खान। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आगरे का किला बहुत बड़ा है। कर्नल जेम्स टोड ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा परकोटा इसी किले का बताया है, 1.5 मील में लगभग फैला हुआ था ये किला। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी इमारतों में अपन बात कर लें कि अकबर के समय की और कौन कौन सी मैन इमारतें हैं दोस्तों, तो उसमें आपका नाम आ जाता है लाहौर का किला। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, लेकिन कुछ समय के लिए अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी रखा था। उस समय यहाँ पर किला बनवाया था, तो उसका नाम क्या है, लाहौर का किला है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं अकबर का किले में सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा है इलाहाबाद का किला। देखिए इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयाग था दोस्तों, अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया है और योगी सरकार ने वापस इसका नाम प्रयागराज कर दिया।
तो इलाहाबाद का किला, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित किलों में ये सबसे बड़ा है। तो अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला। तो अकबर ने जितने किले बनाए, चाहे वो आगरे का किला है, चाहे वो लाहौर का किला है, या अन्य और कोई भी किला है, उनमें सबसे बड़ा जो किला है वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका इलाहाबाद का किला है। ठीक है, इसके अलावा इसने और कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, तो उनमें कोई और ज्यादा फेमस नहीं है। मैगजीन, ये कहां है, अजमेर में है दोस्तों। इसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। तो ये अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें थी। इसी प्रकार अकबर के काल में अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था दोस्तों, दिल्ली में है। वो पहला दोहरी गुंबद द्वारा निर्मित मकबरा था। इसके अलावा साहित्य में हम बात कर चुके हैं कि हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है बादशाह अकबर का काल। इसके अलावा मध्यकालीन भारत का स्वर्णकाल भी कहलाता है अकबर का काल दोस्तों। किसी भी कला और संस्कृति के भी उत्थान की अगर बात करें तो अकबर का काल मध्यकाल का भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अकबर के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से बादशाह अकबर और इसमें से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम नए कालांश में नए अध्याय के साथ में फिर आपसे मुखातिब होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।